हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अदिति सक्सेना। मैं यहाँ पे आज बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ। बायोलॉजी में अपना सेकंड चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण। आज हम इस चैप्टर में लिविंग थिंग्स का ही पूरा क्लासिफिकेशन जानेंगे कि जीव जगत का वर्गीकरण ही हम कैसे करते हैं। इसमें स्टार्टिंग में सभ्यता प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग, किसका उपयोग? वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया। अरस्तु एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ कि अरस्तु कौन है। ये है अरस्तु। अब आप समझ जाओ ये हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। इन्होंने हमारे चैप्टर के हिसाब से वर्गीकरण तो किया ही है, साथ साथ में ये हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं। अब अरस्तु जी ने क्या किया कि हमारे जितने भी लिविंग थिंग्स है उनको क्या दो भागों में बांट दिया, लिविंग थिंग्स को। तो अरस्तु ने लिविंग थिंग्स को कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया। एक पादप, दूसरा जंतु। पादप और जंतु में बांट दिया। पादप को भी तीन भागों में बांटा इन्होंने। पहला भाग वृक्ष, झाड़ी और शाक। वृक्ष, झाड़ी और शाक। पादपों को कितने भागों में बांट दिया? तीन भागों में बांटा। वृक्ष, झाड़ी और शाक। वृक्ष, झाड़ी और शाक छोटे छोटे, जैसे कि आपने देखी घास देखी होगी अपने गमलों में जितने भी उगते हैं ना पौधे, ना सुंदर सुंदर फ्लावर्स, वो कौन होती है अपनी? वो सब झाड़ियाँ हैं। और जो जितने भी वृक्ष होते हैं, अपन रोड पे जाते हैं, रोड साइड पे कितने कितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वो सब क्या होती है? वृक्ष। तो इन्होंने एक तरह से देखा तो अरस्तु ने पादप को तीन प्रकारों में बांटा। किसके आधार पे बांटा ये बहुत जरूरी है। एक तरीके से आकार के हिसाब से बांटा ना, छोटा बड़ा फिर उससे ही बड़ा। तो पादपों को किसके तरह से बांटा? आकार के हिसाब पे, आकारिकी के हिसाब से। इसके हिसाब से इन्होंने पादपों को, आकार के हिसाब से पादपों को तीन भागों में बांट दिया। अब इसमें हम बात करेंगे जंतु की। अरस्तु ने जंतु दो भागों में बांटा था, पादप और जंतु। जंतु को भी दो भागों में बांटा था। पहला भाग जो था जंतु का, वो था जिसमें आरबीसी उपस्थित रहती है। आरबीसी क्या रहती है? उपस्थित रहती है। और दूसरे जितने और बाकी के जितने लिविंग थिंग्स है जंतुओं में, जिसमें आरबीसी क्या होगी? अनुपस्थित होती है। आरबीसी अनुपस्थित। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, मतलब कि लाल रक्त कणिकाएं जिसमें उपस्थित है, और वह जिसमें लाल रक्त कणिकाएं अनुपस्थित है। तो जंतुओं को भी दो भागों में बांट दिया इन्होंने। अब हम पढ़ेंगे न्यू साइंटिस्ट के बारे में, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने द्विजगत वर्गीकरण की प्रणाली दी। नाम से ही पता चल रहा है अपन सबको कि द्विजगत प्रणाली क्या होती है? दो जगत का वर्गीकरण इन्होंने किया गया है। कैसे? इस पद्धति का प्रतिबंध आज से 250 वर्ष पूर्व स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने किया था। इनको क्या कहा जाता है? वर्गीकरण का इनको पिता कहा जाता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ने क्या किया कि जितनी भी हमारी लिविंग थिंग्स थी, चाहे वो पादप हो या फिर जंतु जगत हो, इन्होंने इसको 5 जगत में बांट दिया। पहला कौन सा जगत था? मोनेरा। दूसरे नंबर पे है प्रोटिस्टा। तीसरे नंबर पे कवक। चौथे नंबर पे पादप। और 5वें नंबर पे है एनिमिलिया। एनिमिलिया 5वें नंबर पे एनिमिलिया।
मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, एनीमिलिया। मतलब कि 5 जगत कौन कौन से हो गए हमारे 5 जगत? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और एनीमिलिया। अब इसको विटेकर ने संपूर्ण जगत को 5 जगतों में वर्गीकृत किया। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट की मान्यता, जिसमें से 5 जगत में पहला लक्षण क्या था हमारा? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की मान्यता, जिसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या होती है? केंद्रक भित्ति की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर 2 भागों में बांट दिया। पहला है क्या हमारा? प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे है हमारा दूसरा लक्षण, जो है पोषण प्राप्त करने की विधि। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लक्षण माना जाता है कि पोषण जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं, जिसके लिए हम जिंदा रहते हैं, वो किस पार्ट में बांटा? कि जंतु पोषण प्राप्त करने के लिए RH विटेकर ने जो इतने 5 जगत के वर्गीकरण की प्रणाली दी है, उनमें से पोषण के लिए पादपों को अलग बांटा और जंतुओं को अलग बांटा, जिसमें पादपों के पोषण विधि से हमारे 2 भागों में बांट दिया, स्वपोषी और विषमपोषी। जिसमें से स्वपोषी जो होते हैं, स्वपोषी जो अपना भोजन जो है हमारा स्वयं बनाते हैं, और विषमपोषी जो अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और विषमपोषी को हम जो है 4 भागों में बांट देंगे। वह पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषमपोषी इस श्रेणी में वह पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। अब विषमपोषी को भी हम 4 भागों में बांटेंगे, जिसमें पहले नंबर पे क्या है? परजीवी। मतलब ये ऐसे पौधे होंगे जो क्या होंगे ना, अपना पोषण जो होते हैं दूसरे पौधों पर प्राप्त करते हैं, दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं। मृतोपजीवी, इसमें क्या होता है? वह पौधे जिसमें पोषण मृत सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। नाम से ही आपको क्या पता चल रहा है कि मृतोपजीवी, मतलब कि मृत सड़े गले पौधों से प्राप्त करते हैं। सहजीवी, ये एक प्रकार की संयुग्मित पौधे होते हैं, जिसमें 2 पौधे एक साथ जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे के साथ सहयोग का जीवन यापन करते हैं। जैसे कि लाइकेन। लाइकेन जो है, लाइकेन जो मैंने टर्म दिए आपने देखा होगा, मैंने एक ही एग्जांपल यहाँ पे क्यों लिखे, इनके क्यों नहीं बताए? क्योंकि लाइकेन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लाइकेन में क्या होता है? लाइकेन एक ऐसा सूक्ष्म जीव मान लीजिए आप, जिसमें क्या है, ये कवक और शैवाल इन दोनों की सहजीवी संबंध में रहता है। मतलब क्या होता है? मैंने क्या बताया? संयुग्मित पौधे, जिसमें 2 पौधे, मतलब 2 पहले पौधे बोल रखा है, वैसे आगे पढ़ेंगे हम। क्या है? ये कवक है और एक क्या है? शैवाल, कीटभक्षी। अब इसमें आपने अपने ऐसे पादप देखे होंगे जो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जीव जंतु को खा जाते हैं। छोटे छोटे कीट पतंगे जो होती है उनको वो खा जाते हैं, जिसमें से मुख्य उदाहरण कौन से? कलश पादप, यूट्रिकुलेरिया और ड्रोसेरा। 110% पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं कि कीटभक्षी पादपों के उदाहरण। तो ये उदाहरण तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आप में ही कि कीटभक्षी पादपों के उदाहरण कौन से हो गए? यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा। मतलब कि ऐसे पादप जो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, किसकी? नाइट्रोजन पदार्थों को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे कीट पतंगों को खा जाते हैं। अब आता है जंतु में पोषण की विधि। अब देखो पादपों में किस किस तरीके से उन्होंने भोजन किया। वो कभी खुद ही भोजन बना रहे थे, कभी दूसरों से भोजन बना रहे थे, साथ में ही क्या किया है इन्होंने। अब जंतुओं की बारी है। जंतु में क्या है यहाँ पे? जंतुओं में की पोषण विधि। तो क्या होता है? अधिकतर जंतु ठोस पदार्थों का भक्षण करते हैं या उन्हें मिलकर खा जाते हैं। इस विशेष प्रकार पोषण को होलोजोइक कहते हैं। क्या करते हैं? या तो पकड़ेंगे और पकड़ के क्या कर देंगे? खा जाएंगे। मतलब कि क्या हो रहा है? ध्यान से देखेंगे इसमें आगे। देखिए शाकाहारी, ये केवल पौधों को अपने भोजन के रूप में लेते हैं। केवल पौधों को क्या कर रहे हैं? अपने भोजन के रूप में ले रहे हैं। मांसाहारी में क्या कर रहे हैं? ये केवल जंतुओं को भोजन के लिए उपयोग करते हैं, जैसे शेर है, भाग है इत्यादि। ये क्या कर रहे हैं? अपने केवल जंतुओं को अपने भोजन के लिए उपयोग में ले रहे हैं। सर्वाहारी, इस श्रेणी में वह जंतु आते हैं जो जंतु तथा पौधों दोनों को ही भोजन के रूप में ले सकते हैं। जंतुओं को भी भोजन, जैसे कि मछलियाँ हैं, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं जो पानी में तैरते हैं, वो उसको भी खा सकती है। छोटी छोटी मछलियाँ होती है, बड़ी मछलियाँ जो होती हैं छोटी छोटी मछलियों को भी खा सकती है। और बड़ी बात ले तो मनुष्य, हम खुद भी, जैसे कुछ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ शाकाहारियों जैसे रहते, बिल्कुल भाई हम तो बिल्कुल नॉनवेज से दूर है और कोई इंटरेस्ट नॉनवेज खाते हैं। तो हम किस में आते हैं? ओमनिवोरस है, हम सर्वाहारी, हम सब कुछ खा सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं परजीवी। इस श्रेणी में वह जंतु आते हैं जो दूसरे जंतुओं को अपने पोषण से उनकी जीवित अवस्था में ही अवशोषित करते हैं।
अब आता है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय क्या होता है। एक कोशिकीय हम जानते हैं क्या होता है, बैक्टीरिया। अमीबा से सारी क्रिया जैसे प्रजनन, श्वसन, पोषण आदि एक कोशिका में होता है। एक कोशिकीय जीव तो हम समझ गए, केवल ऐसी कोशिका जैसे सिंगल मतलब अमीबा है, उसमें ही क्या होता है, उसमें ही अमीबा अपना प्रजनन कर सकती है, आपको पता है अनलैगिंग जनन द्वारा अपना अमीबा प्रजनन कर सकती है, श्वसन कर सकती है, पोषण कर सकती है। और बहुकोशिकीय जीव मतलब कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ जो जीव होता है, बहुकोशिकीय जीव, जो एक से अधिक कोशिकाओं से जीव बनते हैं वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। आर.एच. व्हिटेकर ने जो हमारी 5 जगत वर्गीकरण की प्रणाली दी थी उसमें से 4 लक्षणों के आधार पर दी थी। तो चौथा लक्षण क्या है हमारा, जाति वृत्तीय संबंध। ये जाति वृत्तीय संबंध में क्या है कि जो जाति होती है कि उसकी विकासात्मक इतिहास ही क्या होती है, उसकी जाति वृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, उसकी जाति वृत्ति कहलाती है। जगतों के विकास का अध्ययन करें तो सभी जीवों का विकास आपस में संबंधित प्रतीत होता है कि कोई जीव जो या कोई जाति है एक दूसरे से आपस में संबंधित रहती है। जगत मोनेरा, ये हमारा आर.एच. व्हिटेकर का पहला जगत है जिसको हम अब डिटेल्स में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा जो आगे का चैप्टर होगा पूरा इन पे बेस्ड है कि मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, फंजाई क्या है मतलब अपना कवक क्या है, प्लांटी क्या है और अपना एनिमिलिया किंगडम क्या है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा जगत है, मोनेरा जगत। ये सभी सूक्ष्म जीव अधिकतर एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं। कौन से जीव होते हैं, अब उसी लक्षणों जो हमने 4 लक्षण पढ़े उसी लक्षणों के आधार पर हम इसमें मोनेरा जगत के बारे में पढ़ेंगे कि अब ये जगत किस तरीके से है। तो ये सभी सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिका है। क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका एक कोशिकीय है। ये स्वयंपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं। इसमें अधिकांश के चारों तरफ एक दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। उदाहरण आर्कीबैक्टीरिया। आपका क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसके चारों तरफ एक दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है जो मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आता है। तो आपको क्या लिखना है, आर्कीबैक्टीरिया, सीधे सीधे, ठीक है। इनमें से कुछ जीव, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि इनमें से कुछ जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण जैसे राइजोबियम और कुछ अपघटन जैसे कि नाइट्रोबैक्टर का कार्य करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है, जैसे उसका उदाहरण आ जाएगा राइजोबियम